बचपन में, बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम दैट आई डिड नॉट लाइक फिक्शन। मुझे फिक्शन नहीं पसंद था, लेकिन मेरे कुछ बड़े ज़बरदस्त टीचर्स आए थे ओ ए लेवल्स में, इवन अर्लियर 5th 6th 7th ग्रेड में। मैं 2-3 नाम लेना चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक वहाँ पे क्रेडिट ड्यू है। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is CSS 2024 result, and today we have our honorable guest, Mr. Turhan Khan, 7th position holder all over Pakistan. आज इनके साथ हमारी गुफ्तगू होगी, उतार चढ़ाव और इनका सफ़र, ये सब इनकी ज़ुबानी। तुरहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू नवा। थैंक यू सो मच सर। तुरहान, कलाम शायर बज़बान शायर, बताइए सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, और ये ख्याल कहाँ से आया कि आपने CSS का एग्ज़ाम देना? सर 1997 में पैदा हुआ सिटी ऑफ पेशावर में। प्राइमरी एजुकेशन मैंने वहीं पे की। उसके बाद मिडिल स्कूल और ए लेवल्स मैंने इस्लामाबाद से किया था। फिर मैं लम्स चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से मैंने बीएससी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस जॉइंट मेजर किया और हिस्ट्री में माइनर भी कर लिया। तो वो आउट ऑफ प्योर इंटरेस्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया था। फिर मैंने इधर वापस आके आईसैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज में जॉब की है एज ए रिसर्च एसोसिएट। और सीएसएस का आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब कैसे शौक बना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स एज अ सर्विस एंड एज अ जॉब मुझे वैसे भी पसंद थी। स्पेशली जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, लम्ज़ में पढ़ रहा था, उससे पहले ही पढ़ रहा था, तो कुछ चीज़ें सच एज प्रशियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर उसकी वजह से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनके बारे में पढ़ने लगा। वो वेबेरियन हायरार्कीज़ और ब्यूरोक्रेसी बड़ा मुझे मज़ेदार, जब मैं रीडिंग्स करता था अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ टाइम गुजारता था, मुझे फैसिनेट करता था काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद बाय द एंड ऑफ लम्स काफ़ी हद तक मेरा माइंड वो उस पे हो गया था। मेरा असल में एक और ये था कि मुझे पर्सनली ना मुल्क से बाहर जाने का ना वो नहीं था, रहने का या कुछ। एंड दैट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब मेरे ए लेवल्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त ग्रेड्स एंड सब कुछ आ गए थे, तो मुझे मैं यूएस में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स भी हो गए थे, स्कॉलरशिप्स भी आ गई थी। तो नेचुरली दोस्त और करियर काउंसलर सब कह रहे थे कि जी तुरान, मतलब यू मैड क्या, आप नहीं जा रहे? तो लेकिन वो नेचुरली मेरा एक था, प्लस मेरे पेरेंट्स का भी था, स्पेशली माय मदर, कि वो नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी बाहर जाए। मुझे खुद भी रहने का इतना वो नहीं था शौक, तो फिर आई ऑप्टेड फॉर लम्स इंस्टेड। उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया था, फिर मैं लम्स चला गया। एंड तो फिर नेचुरली जब मैं ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आई लव्ड इट। मैं गेमिंग का शौकीन था। तो गेम्स के दौरान मैंने एक चीज़ अपने बारे में सीखी, बिकॉज़ आई थिंक कि गेम्स जो है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी का एक मिरर है, आपके इंटरेस्ट्स का एक मिरर है, जो आपको हल्का सा शेड देती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड। तो उस वक़्त मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे स्ट्रेटेजिक गेम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव गेम्स, सिम सिटी, एज ऑफ एम्पायर वगैरह, इसमें बड़ा आई लव डूइंग इट, आई कुड प्ले आवर्स एंड आवर्स। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस वाज़ समथिंग आई वांटेड, एंड नेचुरली इसका फिर रूट जो था वो सीएसएस के थ्रू इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज था। तो दिस इज़ हाउ वो फिर वो शौक मुझे डिस्कवर भी हुआ, एंड देन आई वेंट फॉर इट। ब्रिलियंट। अच्छा, अभी ये बताइए, आपके पास 2 चॉइसेस थी। एक तरफ आपके पास फॉरेन स्टडीज़ की एक चॉइस थी, एक तरफ यहाँ पे सिविल सर्विसेज़ के लिए, और चूँकि आपका एडमिशन भी वहाँ पे हो गया था, तो ये फिर आपको कठिन नहीं लगा? क्योंकि ये जो तैयारी का मरहला है सीएसएस का, ये तो बहुत मुश्किल है और इसका रिज़ल्ट भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो कभी ज़हन में ये आया नहीं कि व्हाट इफ, कि अगर यहाँ पे ना हुआ तो फिर मेरे पास जो है दूसरा रास्ता क्या है? ये तो आता है, स्पेशली जब ये सीएसएस 2024 थोड़ा सा डिले हुआ है इसका रिजल्ट, तो उसमें कोई डिप मोमेंट्स थे मेरे लाइफ में जिसमें आप बहुत परेशान होते हैं और आप सोचते हैं कि यार डिड आई रियली मेक द राइट डिसीजन? ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो देखिए 2-3 चीज़ें होती है। एक तवक्कुल होता है अल्लाह पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा था। उसके अलावा दूसरा अपने एबिलिटीज़ पे था कि यार इफ यू वर्क हार्ड तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तीसरा ये था कि इवन इफ आई वांटेड टू गो अब्रॉड, वो ये था मेरे दिमाग में कि फॉर अ मास्टर्स डिग्री व्हिच इज़ 2 इयर्स शॉर्टर इन लेंथ, दैट इज़ बेटर। जो बैचलर था ना, इट्स अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल मोमेंट। आप 17-18 होते हैं, आप बैचलर करने चले जाते हैं, 4 इयर्स एक वेस्टर्न कंट्री में गुजारते हैं, आप फिर वहीं के हो जाते हैं, एंड देन यू हैव टू लिव देयर, ठीक है ना। एक्चुअली वो पर्क्स, वो चीज़ें जो ऑफर करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि मैं वहीं रह लेता हूँ। तो वो चीज़ आई मीन लेटर इन लाइफ व्हेन यू आर लेटर 24-25 जब मास्टर्स के लिए जाते हैं, तो येस आई डिड हैव अ बैकअप। मैं जीआरई भी पढ़ रहा था साथ-साथ व्हेन आई गिव द सीएसएस एग्जाम के इन केस खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये ना हुआ, तो वी डू हैव अ मास्टर्स। फिर उसके बाद उसमें कुछ पढ़ के वापस आके काम, मतलब पाकिस्तान में ही रहना था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर हो गया। अच्छा, मैं सब्जेक्ट्स की तरफ आता हूँ। आमतौर पे जो सब्जेक्ट्स कंपल्सरी के बड़े चैलेंजिंग होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट ही एसे राइटिंग का होता है। मुझे बताइए एसे राइटिंग में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? और आपने कौन-सा टॉपिक्स में अटेम्प्ट किया था और उसे किस तरह डील किया था? जो ऐसे पेपर इंडीड बहुत टफ पेपर था, होता भी है, डर भी लगता है उसमें, क्योंकि जब आप एनुअल रिपोर्ट्स खोलते हैं एफपीएससी में, उसमें तो कसम से ज़्यादा फेल भी होता है। एक ये था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पर्सनली एक तो आप मेरा बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, फ्रॉम ओ लेवल्स टू ए लेवल्स, मेरे सैट स्कोर्स, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन लाम्स भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो किया था। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एज वेल। उसके बाद ये था कि सीएसएस इज़ अ जॉब, तो इट हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स। तो एक तो आई केम तो नोआ ने बड़ा ज़बरदस्त इसमें फैसिलिटेट किया। मैंने ऑनलाइन लिए क्योंकि आई जस्ट आने का वो नहीं था, और यहाँ पे मैंने फिर डॉक्टर आरिफ के साथ पढ़ा था, एंड देयर आई लर्नड द ट्रिक्स, द टेक्निक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एसए एग्ज़ाम। और वो करने के बाद नेचुरली मैंने फिर प्रैक्टिस किया, एंड देन आई रियलाइज़ कि अब करना क्या है। जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो सरप्राइजिंगली था, पाथवेज टू पाकिस्तान्स प्रॉस्पेरिटी। अब व्हाई डिड आई चूज़ दिस टॉपिक, इसमें 2-3 थे। एक ये था, मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है। वो एक बहुत अच्छा एक नॉलेज बैंक मेरे पास था उसके लिए। गवर्नेंस मैंने भी पढ़ी हुई थी, हिस्ट्री मैंने पढ़ी हुई थी, तो पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी वाज़ समथिंग जिसमें सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स मुझे पहचाने-पहचाने थे। तो जब व्हेन यू हैव टू गिव रेफरेंसेस, तो मुझे पता था कि मैं कहाँ पे कौन-सा रेफरेंस यूज़ करना है। और दूसरा ये था कि नेचुरली मैंने सीख लिया था यहाँ पे इन फैसिलिटीज़ में कि स्ट्रक्चर कैसे करना है, आउटलाइन कैसे करनी है। तो आई प्लेड इट ऑन माय स्ट्रेंथ्स, जो मेरे स्ट्रेंथ्स थे, एंड आई वाज़ टॉट द टेक्निक्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आपकी आउटलाइन जो थी वो कितने पेजेज़ की थी और एसे की वर्ड लिमिट आपने कितनी अचीव की थी? आउटलाइन अबाउट 1 एंड हाफ पेज था मेरा, अबाउट, अभी काफ़ी टाइम हो गया, बट आई डू रिमेंबर इट वाज़ 1 एंड हाफ पेज, एंड आई वाज़ एट 2950 और 2948 जब मैंने लास्ट काउंट किया था, इसके करीब मेरे वर्ड्स 2948 वर्ड्स। तकरीबन। तो राइटिंग स्किल जो है बड़ी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। यस, एक ये तो बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ होगी हमारे लिए। अच्छा, इसी तरह जब हम ऑप्शनल्स की तरफ आते हैं तो आपका ऑप्शनल्स कौन-कौन से थे? अच्छा, मैं बिल्कुल ही उसके जो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके खिलाफ गया। मैंने कहा, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि सीएसएस में आई विल चूज़ दोज़ सब्जेक्ट्स व्हिच आई एन्जॉय रीडिंग, क्योंकि मैं वो टिपिकल नोट्स नहीं बना मतलब इस ब्रेन का मेरा स्ट्रक्चर ऐसे है कि मैं टिपिकली नोट्स नहीं बना सकता। माय फोकस इज़ ऑलवेज़ टुवर्ड्स रीडिंग, आई एन्जॉय रीडिंग। तो मैंने सब्जेक्ट्स लिए ग्रुप 1 से इकोनॉमिक्स, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। वेरी अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, और बिकॉज़ आई लव्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। अब इकोनॉमिक्स तो चलो डिग्री थी, इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, वही मैं पढ़ रहा था। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स थे, आई एन्जॉयड रीडिंग देम। तो सीएसएस में ये मुझे फ़ायदा मिला है कि जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे, वो पढ़ने तो पड़े थे, और फिर आप कह देते हैं पेरेंट्स कि मुझे बुक्स भी लेंगे, तो बुक्स भी वो खूबसूरत सी आई है, एंड आई रियली एन्जॉयड इट। अच्छा, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ये बड़ा अनयूजुअल आमतौर पे मेरा ख़्याल है पहले किसी दौर में रखा करते थे लोग, अब इतना ज़्यादा रखते नहीं हैं। तो इसको रखने की कोई स्पेसिफिक वजह? जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था लम्स में, तो वहाँ पे मैंने एक इलेक्टिव कोर्स लिया था, एग्रीकल्चर एंड फूड पॉलिसी, एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई केम इन एंड मेट एग्रीकल्चर एज़ अ सब्जेक्ट, एज़ अ डिसिप्लिन। एंड वहाँ पे मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगा, वो जो कैनाल्स हो गए थे, या वो हेड टेल के जो डिफरेंसेस थे, जो बीटी कॉटन है, वो जीन मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, सो आई आई फाउंड इट सो फ़ैसिनेटिंग कि आफ्टर डूइंग द सब्जेक्ट मैंने उसके बाद वैसे भी खुद पढ़नी शुरू कर दी थी। वो फिर अल्लाह ताला चीज़ें सेट करता है। वो फिर सेट ऐसी हुई कि व्हेन आई केम फॉर सीएसएस, उसमें मैंने देखा तो एग्रीकल्चर, मैंने कहा व्हाई नॉट, आई विल स्टडी इट। सो इट इज़ अ अनयूजुअल सब्जेक्ट, बट I studied it in economics. I started it from the economics perspective and then took it down into hardcore agriculture, किसमें होता क्या है, plants और crops and और everything. यही टेक्निक आपने फिर जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के साथ भी रखी? जी सर, उसमें 2 वजूहात थी। एक, मैं पठान हूँ, लेकिन मेरा ये था कि जो पश्तो है मुझे लिखनी नहीं है। वो आई डिडन्ट वांट टू गो इनटू अ रीजनल लैंग्वेज, और वो मैं नहीं करना चाह रहा था। अगेन जर्नलिज्म वाज़ ए सब्जेक्ट दैट आई फाउंड fascinating, क्योंकि मैंने जब वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री पढ़ी थी, जोसेफ गोबेल्स और उसके जो टेक्निक्स थे जर्नलिज्म, मास कॉम में, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, मुझे इतने ज़बरदस्त लगे कि
आई थॉट कि ये दिस वुड बी अ पाथवे टू लर्न इट। तो जब मैंने पढ़ा भी तो यस मैजिक बुलेट थ्योरी पढ़ी, वो हाइपोडर्मिक नीडल पढ़ी, तो इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि यार दिस इज सच एन अमेजिंग सब्जेक्ट। और इन सब के लिए आपने कोई रेगुलर नोट्स नहीं बनाए थे, सब नहीं रीडिंग्स थी और आपका बैकग्राउंड नॉलेज था। बिल्कुल सर। सिग्नल बनना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि बेसिकली हमारी जो रीडिंग स्किल्स है जो हम आमतौर पे सफ़र करते हैं, ये रीडिंग ही जो जो आपकी राइटिंग की बुनियाद बनती है। और हमेशा हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि अ गुड रीडर कैन बिकम अ गुड राइटर, इफ यू आर नॉट अ गुड रीडर यू कैन नेवर बिकम अ गुड राइटर। बिल्कुल ऐसे है सर। मैं मतलब हमेशा क्रेडिट देता हूँ अपने इंग्लिश टीचर्स का बचपन में, बिकॉज़ आई हैड अ प्रॉब्लम दैट आई डिड नॉट लाइक फिक्शन। मुझे फिक्शन नहीं पसंद था। लेकिन मेरे कुछ बड़े ज़बरदस्त टीचर्स आए थे ओए लेवल्स में। जैसे इवन अर्लियर 5th, 6th, 7th ग्रेड में मैं 2-3 नाम लेना चाहता हूँ बिकॉज़ आई थिंक वहाँ पे क्रेडिट ड्यू है। मैम आयशा पाशा थी, मैम नादिया थी और मैम शाज़िया खालिद थी। दीज़ 3 इंग्लिश टीचर्स, उन्होंने आपने फ़ोर्स किया कि भई बच्चा आपने पढ़ना तो है फ़िक्शन। तो उसमें फिर आई रेड, उस वक़्त मैंने ये डॉक्टर जेkyll मिस्टर हाइड और शेरलॉक होम्स और ये बहुत अभी भी नहीं पसंद वो टाइप। बट आई रेड इट एंड इट मेड मी अ बेटर रीडर एंड दैट मेड मी अ बेटर राइटर एंड आई स्टिल से कि ये मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ कि फिर मैंने ऐसे क्यों स्पीड से भी अटेम्प्ट किया, खूबसूरती से भी अटेम्प्ट किया। ऑलमोस्ट 3000 वर्ड्स आपने लिखे हैं। पहुँचे हुए। रियली सरप्राइजिंग। तो ये फिर ये चीज़ें रीडिंग इज़, आई थिंक सीएसएस के लिए रीडिंग इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ट्रिक और द मोस्ट फंडामेंटल टूल जो इंसान को आनी चाहिए। अच्छा, इस सफ़र में डेफ़िनेटली 2024 का वैसे ही सफ़र बड़ा एक्सटेंड हो गया था। मुझे बताइए कोई ऐसी दिलचस्प बात जो आज भी आपको जो है याद रही हो? वेल इसमें जब 1-2 जो मैंने अपने स्पीच में भी नोआ में कहा था वो ये था कि 1-2 मोमेंट्स थे जिसमें आपका मेरा जो दिल था ना बड़ा बैठ गया था कि ये तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। फिर कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा याद है जब तुम्हारा पर्ड्यू में एडमिशन हुआ था और तुम नहीं गए? सो मैं मुझे तो बड़ा उस पे वो हुआ, तो फिर अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मुस्तफ़ा है वो आके और वो मुझे समझाना है कि भाई नाउमीदी कुफ़र है। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस, ये ना करो, स्टे फोकस्ड, सब अल्लाह खैर करेगा। तो ये जो लाइन है ना कि ना उम्मीदी कुफर है, दिस स्टक विद मी क्योंकि ये बहुत ये हमारी ईमान का बुनियाद है कि ना उम्मीदी नहीं करनी क्योंकि अल्लाह ताला है। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक जो इवेंट मैं इसको स्टे करूंगा। और जो सबसे दिलचस्प मोमेंट था वो ये था कि जब रिजल्ट आया तो मैं मॉल में था। ठीक है ना? तो वो जब रिज़ल्ट आया मैंने कहा मैं नहीं खोल रहा। तो फिर मेरी बहन और मेरे वालदा उन्होंने कहा क्या क्या कर रहे हो? तू फिर खोल। और जब मैंने खोला मुझे अपना नाम नहीं नज़र आ रहा था। मैंने कहा ये क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाज़ा आपको। अब वो कहते हैं ना कि एक तो दौर वो था जो एफपीएससी के सामने आप इंटरव्यू पैनल में अपीयर हुए थे। एक वक़्त वो है कि जो यहाँ पे इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। अल्लाह ख़ास बताइए है कि इन दोनों में जो है अब आप खुद को कहाँ पे देख रहे हो और इन 2 में फ़र्क क्या है? उसमें तो 3 पैनलिस्ट थे एंड दे वर रियली प्रोबिंग यू, तो वो तो वो तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। दे वर वेरी जेन्युइन पीपल, बड़े अच्छे लोग थे। यहाँ पे तो आई एम स्माइलिंग ये खुशी का लम्हा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपकी नोआ ने किस तरह हेल्प की? और कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो एक एस्पिरेंट्स को भी मद्देनज़र रखनी चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए? तो इंटरव्यू देखें, सीएसएस का इंटरव्यू इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि हाँ, मैं आदी था कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ किया। अच्छा मेरे डिबेटिंग में बैकग्राउंड है, मैंने डिबेटिंग की हुई है, लेकिन दिस इज़ अनदर बॉल गेम। यहाँ पे कुछ और रूल्स हैं इसके, और बिकॉज़ इट्स अ जॉब टू बी अ ब्यूरोक्रेट। तो यहाँ पे फिर व्हेन आई केम टू नोआ तो यहाँ पे जो टीचर्स और जो सपोर्ट स्टाफ थे वर एक्सीलेंट, फैसिलिटीज़ एक्सीलेंट थे। स्पेशली जो उन्होंने शेयर किए पास्ट एक्सपीरियंसेस, दैट रियली क्लियर्स अ पिक्चर कि नहीं इस तरह दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, मतलब इवन मोहम्मद अली खान साहब दे वाज साइकोलॉजिकल। अब देखिए साइकोलॉजिकल मेरे लिए बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था। हम तो कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ दिए, हमें क्या पता था कि साइकोलॉजिकल भी इज़ दिस समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो जस्ट डे बिफोर साइकोलॉजिकल मोहम्मद अली खान साहब आए और उन्होंने कहा कि नहीं तुरहान बेटा आपने नहीं टेंशन लेना। तो मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा बिल्कुल यू यू हैव डिड इट। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस वाज अ वेरी मतलब द टीचर सपोर्ट वाज इम्पोर्टेंट। द मॉक इंटरव्यूज वर फैंटास्टिक because I think I had a harder time here than with the panel. Yeah, ना। एंड इसका फ़ायदा ये हुआ है कि मतलब द कांस्टेंट जो इनका एंगेजमेंट था मेरे साथ मॉक पैनल का, वो उसने मेरे दिमाग तेज़ किया है टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस अंडर स्ट्रेस। दिस इज़ वेरी न्यू, समथिंग वेरी न्यू कि कॉर्पोरेट में एकदम आपके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं रहता कोई। तो वो दिस हेल्प मी अ लॉट।
तो जो एस्पिरेंट्स फ्यूचर में हैं उनको मतलब ये समझ होनी चाहिए दिस इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट इंटरव्यू, दिस इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक इंटरव्यू, इसके अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अगर मैं तो नोआ अल्हम्दुलिल्लाह वो है कि फॉर द मेन ट्रायल उससे पहले ट्रेनिंग साथ थी कि सच ट्रायल वाज़ गुड। मेरे लिए तो कर हमारे साथ जो है टफ ट्राई की किसी ने तारीफ कहा है नहीं तो लोग आसान और जो सहल पसंदी होती है उसकी तारीफ ज़्यादा है। सो अगेन तुरहान दैट वाज अ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे बताइए अगर हमारे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें। बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, आपने रीडिंग करनी है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू रीडिंग, इसका कोई मैजिक पिल नहीं है कि वो आपको मिल जाएगा और आप समहाउ कर लेंगे। सीएसएस इज़ अ टफ जर्नी, इसमें टाइम लगता है क्योंकि नेचुरली आपको इतना इम्पोर्टेंट रोल मिलने वाला है मुल्क की तकदीर के अंदर, तो दे हैव टू टेस्ट एंड प्रॉपरली टेस्ट यू। तो रीडिंग एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हैबिट है। फिर दूसरा जो रीडिंग के बाद है वो राइटिंग है, जो नेचुरली आपको करना चाहिए। एंड तीसरा, आपके टीचर्स लाइफ में जहाँ भी थे, चाहे वेदर इट्स हियर एट नोवा, वेदर इट्स बिफोर दैट, दे आर जेम्स, वो गोल्ड हैं। आप उनके पास जाए चाहे वो पुराने हैं चाहे अभी वाले, एंड दे वुड स्टिल हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, जो आपके सीएसएस के इंटरव्यू में इट विल बी रेलेवेंट। फरहान जनाब हमारे नौजवानों के लिए भी एक एग्जांपल है कि जिनके पास दो बड़ी क्लियर चॉइसेस थी। अब जिस तरह हमारे नौजवान अभी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जो है द रोड नॉट टेकन, आपने वो रास्ता इख्तियार किया और ये निकाल भी आपने लोगों के लिए कायम की। और इस पे जो है हमारे नौजवानों के लिए ये भी जो है एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि यहाँ पे वाकई जो है अगर कोई बंदा एफर्ट करता है और उसमें टैलेंट है तो वो पाकिस्तान में भी अपना मकाम वैसे ही बना सकता है जैसे दुनिया के किसी दूसरे कोने से बनाएगा। और डेफिनेटली यहाँ पे अब आपकी ट्रेनिंग्स भी होंगी बाहर क्योंकि अपने रिप्रेजेंट तो हमें करना ही है। तो यहाँ पे जी मैं इंटरव्यू के आखिरी जो है मौके पे पहुँचता हूँ और दुल्हन से कहूँगा कि कुछ लास्ट वर्ड्स फॉर ऑल दी ऑडियंस। फॉर एवरीवन आई वुड लाइक टू से कि आपकी जो ज़िंदगी है, जैसे भी आपको लगता है टेंशन है, मुश्किलें नीचे में, जो आप बड़े डाउन्स लगे जब इंटरव्यू सॉरी जो रिज़ल्ट डिले थोड़ा हुआ था, लेकिन अब अगर मैं भी देखूँ लाइफ को, तो लाइफ को एक लाइन में समराइज़ किया जा सकता है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आप अपने रब की कौन-कौन से नेमतों को छुटलाओगे। थैंक यू सर। Alhamdulillah. Dear audience, thank you very much. That was a wonderful session. Durhan, I must say, you speak so enthusiastically. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.